हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन होगा। आज के सेशन में हम 22 से लेकर 28 सितंबर तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, पूरे सेशन को देखिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। आने वाली एग्जाम में हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड तक बने रहिए। 22 से लेकर 28 सितंबर तक के सभी करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया मोहन लाल को। देखिए, दिया 2023 के लिए दिया गया है, लेकिन यह 2025 में अभी दिया गया। किसे? मोहन लाल को। मोहन लाल, आप इमेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, दक्षिण भारतीय अभिनेता है। काफी मूवीज में आपने इनको देखा होगा। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में ये काम करते हैं और ये आते हैं भारत के केरला स्टेट से। केरला के रहने वाले, मलयालम सिनेमा में काम करने वाले मोहन लाल को 2023 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। अभी 23 सितंबर को 71th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए। उसी में मोहन लाल को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोहनलाल के बारे में और कैजुअली फैक्ट देखते हैं तो 5 बार इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2001 में इनको पद्मश्री दिया गया था। 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और फाइनली 2025 में दादा साहब फाल्के अवार्ड अब इन्हें दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा में योगदान के लिए, जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सिनेमा के क्षेत्र का अवार्ड है। इंडियन गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यह हर साल दादा साहब फाल्के अवार्ड देती है। 2023 के लिए तो मोहनलाल को दिया गया, लेकिन उसके पहले 2024 में 2022 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में की गई थी और पहली बार यह अवार्ड देविका रानी रॉरिक को दिया गया 1969 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड में एक तो गोल्डन लोटस ट्रॉफी दी जाती है और 15 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। 2025 में किसे दिया गया? मोहनलाल को। आगे, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया जाएगा? बीसीसीआई, जो कि भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए जाएंगे मिथुन मनहास। देखिए, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष रोजर बिन्नी थे अभी तक। लास्ट मंथ, अगस्त मंथ में, अगस्त के एंड में रोजर बिन्नी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले रोजर बिन्नी थे। इनके इस्तीफे के बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद खाली था। अब फाइनली जब नॉमिनेशन फाइल किए गए तो मिथुन मनहास ने नॉमिनेशन फाइल किया, लेकिन इनके अगेंस्ट में कोई भी नॉमिनेशन अदर नहीं आया। इसीलिए अब मिथुन मनहास बीसीसीआई के 37वें प्रेसिडेंट बनेंगे। मिथुन मनहास जम्मू कश्मीर से आते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं इंडिया के। बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को गवर्न करने वाली सबसे बड़ी संस्था। 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष बने कौन? मिथुन मनहास। चर्चित बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? बगराम एयरबेस हमको देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में। रिसेंटली ये काफी सुर्खियों में रहा है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में काफी सुर्खियों में था, क्योंकि अमेरिका ने बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस मांगा है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से। और अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है, उसने इसका कंट्रोल अमेरिका को देने से मना कर दिया। अमेरिका ने धमकी दी है कि काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसके कारण अफगानिस्तान को। तो बगराम एयरबेस इसीलिए अभी सुर्खियों में था। वैसे आपको पता है 2001 में कभी बगराम एयरबेस पर अमेरिका ने अटैक किया था और 2001 से यह पूरा एयरबेस अमेरिका के ही कंट्रोल में था। लेकिन 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ के जाती है तो ये बगराम एयरबेस को भी छोड़ देती है। और फिर आपको पता है 2021 में फिर तालिबान का शासन वापस आ जाता है, क्योंकि अमेरिकी सेना चली जाती है। अब फाइनली 2025 में फिर अमेरिका बोल रहा है अफगानिस्तान से कि आप हमें बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस दो। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका को क्यों चाहिए ये एयरबेस? एक्चुअल में ये चाइना की बॉर्डर से बहुत ज्यादा पास में ये एयरबेस।
चाइना के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनसे काफी पास में। तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टि से अमेरिका को ये एयरबेस चाहिए। इसके अलावा यहां से अमेरिका जो दक्षिण एशिया या सेंट्रल एशिया है उस पर भी नजर रख पाएगा। इसलिए अमेरिका चाहता है कि उसको बगराम एयरबेस वापस से मिले। लेकिन अभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं देंगे, चाहे हमें 20 साल अमेरिका से युद्ध क्यों ना करना पड़े। तो इसीलिए ये एयरबेस अभी सुर्खियों में था, अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत की सबसे तेज वनडे शतकी पारी का रिकॉर्ड बनाया है? इंडिया के लिए सबसे तेज वनडे शतक लगाया है स्मृति मंधाना ने। पहले ये जो रिकॉर्ड था विराट कोहली के नाम था। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की थी और रिसेंटली स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया की ही टीम के खिलाफ 50 गेंदों में सेंचुरी को कंप्लीट किया है। तो इंडिया के लिए सबसे तेज वनडे सेंचुरी बनाई है स्मृति मंधाना ने और वर्ल्ड में सबसे तेज वनडे सेंचुरी बनाने वाली ये दूसरी खिलाड़ी बनी है। इनके पहले ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिन, इन्होंने 45 बॉल में वनडे सेंचुरी को पूरा किया था और अब दूसरी बनी है स्मृति मंधाना। विराट कोहली के रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया है। किसके खिलाफ बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये शतक लगाई है 50 गेंदों में स्मृति मंधाना ने। स्मृति मंधाना मुंबई से आती है। इनको खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड 2019 में दिया गया था। विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसी साल 2025 में ये घोषित की गई। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको 2024 के लिए 2025 में अभी दिया गया है और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2018 और 2021 में स्मृति मंधाना को दिया गया था। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, 2025 में मेंस कैटेगरी में बेलेंडी और अवार्ड किसे दिया गया? 2025 में मेंस कैटेगरी का बेलेंडी और अवार्ड दिया गया उस्मान डेम्बेले को। देखिए, बेलेंडी और अवार्ड किसी फुटबॉलर को दिया जाता है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही बड़ा अवार्ड है, सर्वोच्च अवार्ड में गिना जाता है बेलेंडी और अवार्ड। बेलेंडी और अवार्ड 2 कैटेगरीज में सबसे ज्यादा फेमस है और वही पूछे जाते हैं एग्जाम में, मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी। तो अभी 22 सितंबर को फ्रांस के पेरिस में बेलेंडी और अवार्ड आयोजित किया गया। 2024-25 के लिए यह अवार्ड दिए गए। मेंस कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो मेंस कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया उस्मान डेम्बेले को। ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं और पहली बार ही इन्होंने बेलेंडी और अवार्ड जीता है। विमेंस कैटेगरी में स्पेन की फुटबॉलर है एटाना बोनमाटी, इनको दिया गया बेलेंडी और अवार्ड। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि लगातार तीसरी बार बेलेंडी और अवार्ड विमेंस कैटेगरी का जीता है एटाना बोनमाटी ने। अभी तक आपको पता है लगातार बेलेंडी और अवार्ड सबसे ज्यादा लियोनेल मेसी ने जीते हैं 4 बार। वैसे तो लियोनेल मेसी को 8 बार बेलेंडी और अवार्ड दिया जा चुका है सबसे ज्यादा, लेकिन लगातार 4 बार भी सबसे ज्यादा लियोनेल मेसी ने जीता है। 2009, 2010, 2011 और 2012, ये तो लगातार 4 साल है। उसके बाद फिर ब्रेक करते हुए 8 बार इनको यह अवार्ड दिया गया है। दूसरे नंबर पर लगातार बेलेंडी और अवार्ड के मामले में 2 खिलाड़ी आते हैं दूसरे नंबर पर। एक हो गई है एटाना बोनमाटी और एक मिशेल प्लाटिनी, ये फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, तो इन दोनों को ही इन्होंने 3-3 बार बेलेंडी और अवार्ड जीते हैं लगातार। तो मेंस कैटेगरी का बेलेंडी और अवार्ड उस्मान डेम्बेले फ्रांस के खिलाड़ी पहली बार मिला। विमेंस कैटेगरी का बेलेंडी और अवार्ड स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी एटाना बोनमाटी ने जीता लगातार तीसरी बार। इसके अलावा कोपा ट्रॉफी मेंस और विमेंस कैटेगरी की दी जाती है। मेंस कैटेगरी में लेमिन यमल को दी गई, स्पेन के खिलाड़ी हैं, और विमेन कैटेगरी में विक्की लोपेस को दी गई, ये भी स्पेन की महिला खिलाड़ी है। तो आप मेंस और विमेंस कैटेगरी बेलेंडी और अवार्ड याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। आप सभी को बता देता हूं, आप सभी के लिए नवरात्रि की सेल कंटिन्यू है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर।
सभी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस अभी आपको अप टू 90% ऑफ में मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट आप सब हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हमने एक एआई कोर्स भी लॉन्च किया है जो कि आपको आपकी तैयारी को इंप्रूव करने में काफी मदद करेगा। आपको यहां पर लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा इस कोर्स का, मेंटरशिप मिल जाएगी और आप एआई के साथ अपनी स्टडी को और ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे ज्वाइन कीजिए। और आप सभी को पता होना चाहिए कि आज 10 बजे संडे को मॉर्निंग में आप सभी के लिए एआई का वेबिनार है। 1-1.5 घंटे का ये वेबिनार रहेगा। आपको इन फ्यूचर किन किन सेक्टर में एआई काफी मदद करने वाला है, एआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको इस वेबिनार में पता चलेगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ओके। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में हैं? तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 को हाल ही में जारी किया गया। इसके अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर्स महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलते हैं। हुरून इंडिया की ये जो लिस्ट है ना, इसमें सबसे ज्यादा मिलीनियर्स वाले स्टेट और सबसे ज्यादा मिलीनियर्स वाली सिटी दोनों को रैंक दी गई है। तो सबसे ज्यादा मिलीनियर्स है महाराष्ट्र में 1,78,600 मिलीनियर्स। सेकंड पर आता है दिल्ली और थर्ड पर आता है तमिलनाडु। वहीं पर हम सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा मिलीनियर्स है मुंबई में, सेकंड पर आता है न्यू दिल्ली और थर्ड पर आता है बेंगलुरु। आगे आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में काफी सारी अलग अलग योजनाओं को लॉन्च किया था रिसेंटली। इसमें हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया भारत के पीएम के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसमें 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और टाटो 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में यारजेप रिवर पर बनाया जा रहा है। यारजेप रिवर श्योम रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये आगे जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर से मर्ज होती है। तो यारजेप रिवर पर हियो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 240 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसकी टोटल लागत 1939 करोड़ रुपए आएगी। सेकंड है टाटो सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यह बनाया जा रहा है यारजेप रिवर पर ही, 186 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता। अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह देखने को मिलेगा और 1750 करोड़ रुपए इसकी टोटल कॉस्ट आने वाली है। हर साल ये 802 मिलियन यूनिट बिजली बनाएगा। तो दोनों ही योजना कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। किरण देसाई की किस किताब को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? देखिए, बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये 2 प्रकार के अवार्ड है। पहले इनको समझिए कि डिफरेंस क्या है। बुकर प्राइज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई कोई बुक जो कि ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, तो ऐसी किसी किताब को बुकर प्राइज दिया जा सकता है। अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करें तो जो मूल बुक है वो किसी और लैंग्वेज की होनी चाहिए, जैसे जर्मनी लैंग्वेज, कन्नड़, मराठी, हिंदी, है ना। किसी और लैंग्वेज में मूल बुक हो और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ हो और फिर वो प्रकाशित हुई हो ब्रिटेन और आयरलैंड में, तो ऐसी बुक को दिया जा सकता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यहां पर बात हो रही है बुकर प्राइज की। तो किरण देसाई जो कि एक बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर है, इनकी एक बुक है द लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इस बुक को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभी अवार्ड नहीं जीती है, केवल शॉर्टलिस्ट हुई है। अब आप पूछोगे सर कि शॉर्टलिस्ट हुई है तो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि किरण देसाई को इसके पहले 2006 में इनकी बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए पहले भी बुकर प्राइज दिया जा चुका है और अब एक बार फिर से इनकी बुक शॉर्टलिस्ट की गई 2025 के बुकर प्राइज के लिए। किरण देसाई एक न्यू दिल्ली में रहती है, एक इंडियन ऑथर है। 2006 में भी इनको बुकर प्राइज दिया जा चुका है। समझ में आ गया बुकर प्राइज किससे दिया जाता है? इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है और बुकर प्राइज फाउंडेशन यह अवार्ड देता है हर साल। इंडिया में बुकर प्राइज
2024 में लास्ट ईयर सामंथा हार्वे को दिया गया उनकी किताब ऑर्बिटल के लिए। 2008 में अरविंद अडिंगा को द व्हाइट टाइगर के लिए दिया जा चुका है। 2006 में किरण देसाई, जिनकी बात हो रही है, इनको मिला था। और 1997 में अरुंधति रॉय को दिया जा चुका है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम की बुक के लिए। तो ये अदर बुकर प्राइज विनर है। आपको पता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 में इंडिया की ही एक ऑथर को मिला है, बानू मुश्ताक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है। बानू मुश्ताक को उनकी बुक हार्ट लैंप के लिए 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया। इनको भी याद रखिएगा। हाल ही में डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? एस.एल. भैरप्पा की बात करें तो ये बहुत ही फेमस एक साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह है भैरप्पा। तो एस.एल. भैरप्पा 94 वर्ष की आयु में, क्योंकि एज ज्यादा थी तो इनका हाल ही में निधन हो गया। इंडियन राइटर और फिलोसोफर है। कन्नड़ लैंग्वेज में इनके सारे साहित्य देखने को मिलते हैं और ये खुद भी कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। साहित्य के क्षेत्र में एस.एल. भैरप्पा के योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण 2023 में दिया जा चुका है और उसके पहले इन्हें पद्मश्री 2016 में दिया गया था। इसके अलावा सरस्वती सम्मान 2010 में और साहित्य अकादमी अवार्ड 1966 में इनको दिया गया था। ठीक है, तो एस.एल. भैरप्पा हाल ही में इनका निधन हो गया 94 वर्ष की आयु में, कन्नड़ भाषा के साहित्यकार। चर्चित आलमट्टी बांध कहां स्थित है? आलमट्टी डैम की बात करें, यह हमको देखने को मिलता है कर्नाटका में। कर्नाटका में कृष्णा नदी पर यह डैम बनाया गया है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इस डैम की हाइट जो अभी तक 519 मीटर है ऑलमोस्ट, उसको बढ़ाकर 524 मीटर तक किया जाएगा। अब कर्नाटक के इस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य। अब बात आएगी कि क्यों। तो देखिए, ये कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। कृष्णा रिवर महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र के बाद जाती है कर्नाटका, पूर्व की ओर बहती है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद तेलंगाना और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश। अब क्या हो रहा है कि कर्नाटक जब इस डैम की ऊंचाई बढ़ाएगा ना, तो इसकी कैपेसिटी डैम की जो पहले 173 टीएमसी थी, ये बढ़कर 300 टीएमसी तक हो जाएगी। इससे होगा ये कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पानी का फ्लो कम होगा और वहां पर जो सिंचाई और पीने के लिए पानी कृष्णा नदी से मिलता था वो कम हो जाएगा। इसीलिए तेलंगाना इसका विरोध कर रहा है। अभी ये सुर्खियों में है योजना, ये डैम अलमट्टी डैम। तेलंगाना सरकार ने वैसे ये प्रपोजल पहले भी लाया था, वो 2017 में भी उसने अनाउंस किया था कि वो इस डैम की हाइट को बढ़ाएगा, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पर रोक लगा दी थी। और अब एक बार फिर से कर्नाटका ने अनाउंस किया है कि वो अलमट्टी डैम की ऊंचाई को बढ़ाएगा। लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी इसे जाना जाता है। 520 करोड़ रुपए इसकी टोटल कॉस्ट आई है। कृष्णा रिवर पर यह डैम है। 290 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। कृष्णा रिवर 4 स्टेट से बहती है, महाराष्ट्र, फिर जाती है कर्नाटका, इधर दक्षिण में तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश होते हुए पूर्व की तरफ बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। भारत ने ऑस्कर 2026 के लिए कौन सी फिल्म भेजी है? इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऑस्कर 2026 के लिए होमबाउंड नाम की मूवी को भेजा है। होमबाउंड एक मूवी है उत्तर भारत के 2 दोस्तों की जो कि पुलिस बनना चाहते हैं और उस क्रम में उनको जिन जिन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है उस सभी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो होमबाउंड बुक को ऑस्कर 2026 के लिए अभी भेजा गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली ऑस्कर के लिए। आपको पता है होमबाउंड कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में नॉमिनेट हुई थी, हालांकि ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी। और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो इंटरनेशनल पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी है उसमें ये रनर अप रही थी। नीरज गैवान इसके डायरेक्टर हैं, किसके? होमबाउंड नाम की मूवी के। तो इसे ऑस्कर 2026 के लिए इंडिया की तरफ से ऑफिशियली भेजा गया है। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड में सबसे बड़े
फिल्म अवार्ड माने जाते हैं, यूएसए में दिए जाते हैं। 1929 में पहली बार ये दिए गए थे, हर साल दिए जाते हैं, 1929 में ये पहली बार दिए गए थे। ऑस्कर ट्रॉफी से क्वेश्चन आ सकता है, इसको हमको सुनना चाहिए। ऑस्कर ट्रॉफी की ऊंचाई की बात करें तो ये देखने को मिलती है 13.5 इंचेस। एक गोल्डन स्टेचू है जो कि 4 किलोग्राम तक पूरी ट्रॉफी का वेट देखने को मिलता है, और ये जो स्टेचू है वो एक फिल्म रील पर खड़ा है। तो इस तरीके से ये ऑस्कर ट्रॉफी है पूरी। इसका वजन कितना, ऑलमोस्ट 4 किलोग्राम, ऊंचाई कितनी है 13.5 इंचेस। जस्टिस पीबी बजनथरी को किस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया? जस्टिस पीबी बजनथरी, इनको हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। वैसे ये पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में तो कार्यरत थे ही पहले से, अब इनको परमानेंट नियुक्ति दी गई है। तो पीबी बजनथरी किस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए। आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 हाईकोर्ट में जजेस की नियुक्ति की बात करता है, और यह नियुक्ति भारत में प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है सभी हाईकोर्ट में। सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सीआईएसएफ का नया डायरेक्टर जनरल प्रवीर रंजन को अपॉइंट किया गया है। सीआईएसएफ के बारे में आप सभी जानते हैं। सीआईएसएफ की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में जो गवर्नमेंट सेक्टर के उपक्रम है, गेल, भेल, एचएएल है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, इन सभी को सिक्योरिटी देने की जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की है। इसके हाल ही में नए डायरेक्टर जनरल प्रवीर रंजन को अपॉइंट किया गया। इनके पहले राजविंदर सिंह भाटी डायरेक्टर जनरल के पद पर थे, इनको रिप्लेस किया है प्रवीर रंजन ने, जो कि 31 जुलाई 2029 तक अपने पद पर बने रहेंगे। आईटीबीपी के भी डायरेक्टर जनरल चेंज हुए हैं। आईटीबीपी के प्रवीण कुमार नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा अभी तक डायरेक्टर जनरल थे, इनको रिप्लेस किया है प्रवीण कुमार ने, और ये सितंबर 30, 2030 तक अपने पद पर रहेंगे। तो सीआईएसएफ इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? प्रवीर रंजन। आईटीबीपी इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? प्रवीण कुमार। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल मनाया जाता है 21 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस पूरे वर्ल्ड में पीस को बढ़ावा देना, दुनिया में वॉर, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस को रोकना, इसके प्रति लोगों को और देशों को अवेयर करना इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी इसे जाना जाता है। 21 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सबसे पहले इसे 1981 में अनाउंस किया गया, और नेक्स्ट ईयर 21 सितंबर 1982 में इसे पहली बार मनाया गया। 2025 में एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम है। कब मनाया जाता है? हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 का सबसे शक्तिशाली टाइफून रगासा कहां पर आया है? 2025 का सबसे पावरफुल टाइफून रगासा हमको देखने को मिला वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। 2025 का सबसे पावरफुल टाइफून था ये। आप यहां पर लोकेशन देखिए, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है, और इस टाइफून से ताइवान, चाइना, फिलीपींस ऐसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इवन चाइना ने इस टाइफून के कारण 4 लाख लोगों को रिलोकेट किया था दूसरे प्लेस पर। फिलीपींस जैसे देशों में काफी लैंडफॉल हुआ था इस टाइफून के कारण। तो टाइफून रगासा अभी किस महासागर में आया? क्वेश्चन हमारा यह था। तो ये आया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। 2025 का सबसे पावरफुल टाइफून। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की फाइनल मेडल टैली में शीर्ष स्थान किस देश का है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 इसकी फाइनल मेडल टैली आ गई है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर रहा है यूएसए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया। 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां एडिशन था जापान के टोक्यो में।
198 कंट्रीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने भी इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने 19 प्लेयर भेजे थे, लेकिन हमारे पास एक भी मेडल नहीं आया है। अब एक भी मेडल नहीं आया, इसलिए मेडल टेली में हमारी रैंक भी नहीं है। टॉप 41 रैंक तक ही मेडल टेली बनाई गई है। 198 देशों में भी इंडिया को मेडल नहीं मिला, तो मेडल टेली में इंडिया का नाम नहीं है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टॉप पर रहा यूएसए 26 मेडल के साथ, सेकंड पर केनिया और थर्ड पर रहा कनाडा। आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया। हर 2 साल में एक बार आयोजित होती है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका आयोजन करवाता है। 2 साल में एक बार होता है, तो 2023 में इसका आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था। इस एडिशन में मेडल टेली में इंडिया उस वक्त 2023 में 8वीं रैंक पर था, लेकिन 2025 में जापान के टोक्यो में हमने एक भी मेडल नहीं जीता, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में इंडिया की रैंक नहीं है। पहले रैंक पर कौन? 2025 में यूएसए। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई? इंडिया की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा को लॉन्च किया गया अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। एक स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है ये, तमिलनाडु का। इसने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा को लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। होगा ये कि रॉकेट के जितने भी पार्ट्स अब बनाए जाएंगे वो 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से एक वर्कशॉप में बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिजाइन, प्रिंटिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, ये सारे काम एक वर्कशॉप में किए जाएंगे 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से। इन सारे पार्ट्स को एक जगह ले जाकर फिर असेंबल किया जाएगा। इससे होगा ये कि रॉकेट का प्रोडक्शन कॉस्ट 50% तक कम हो जाएगा, और पहले जो रॉकेट बनाने में महीनों लगते थे वो काम कुछ हफ्तों में हो जाएगा। तो पूरे इंडिया की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी को बनाया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। तमिलनाडु के चेन्नई में यह प्लांट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अग्निकुल कॉस्मोस स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्टार्टअप है। अभी मैंने आपको बताया ये स्पेस सेक्टर के डिफरेंट सिस्टम होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको बनाने का काम करती है। 2017 में इसकी स्थापना की गई थी और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु के चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का लीप प्रोग्राम किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का लीप प्रोग्राम लॉन्च किया है कर्नाटका सरकार ने। देखिए, कर्नाटका का बेंगलुरु जो है ना, वो एक आईटी हब है, लेकिन उससे क्या है ना कि कर्नाटका का पूरा जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो एक सिटी में आके रुक गया है, और बाकी कर्नाटका में डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लोकल इकोनॉमिक एक्लेरेटर प्रोग्राम, जिसे लीप प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, इसे लॉन्च किया है। इसके तहत कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों में इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। इनोवेशन हब को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार आगे आने वाले 5 साल में 1000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है लीप प्रोग्राम के लिए। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग क्षेत्रों में इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। यहां पर जो भी स्टार्टअप और कंपनीज आएगी उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, उनको मदद दी जाएगी, उनको क्लियरेंस सही दिया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, ताकि पूरे कर्नाटक का सही तरीके से विकास किया जा सके। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी हब बनाए जाएंगे, इनोवेशन हब बनाए जाएंगे कर्नाटका में लीप प्रोग्राम के तहत। कर्नाटका सरकार का प्रोग्राम है, 5 साल में 1000 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के लिए कर्नाटक सरकार ने रखा है। भारत की पहली खिलाड़ी हिमांशी टोकस, जो जूनियर रैंकिंग में विश्व में पहले नंबर पर पहुंची है, किस खेल से संबंधित है? भारत की पहली खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड रैंकिंग, जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है, हिमांशी टोकस, ये भारत की जूडो की खिलाड़ी है। जो वर्ल्ड जूडो फेडरेशन है ना, उसकी जूनियर रैंकिंग में ये पहले स्थान पर पहुंची है, हिमांशी टोकस। ठीक है, भारतीय जूडो खिलाड़ी। देखिए, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इसकी जूनियर रैंकिंग जो 21 साल से कम के लिए होती है, उसमें ये पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान पर है, 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, विमेन कैटेगरी में।
हिमांशी टोकस दिल्ली से आती है, 20 साल की इनकी एज है। कैटेगरी ऑल ओवर देखिए, सीनियर कैटेगरी भी होती है, एक जूनियर कैटेगरी भी होती है। जूनियर कैटेगरी 21 साल से कम की है, उसमें तो ये पहली रैंक पर है, लेकिन जो सीनियर कैटेगरी होती है ऑल ओवर जो तैयार की जाती है उसमें इनकी रैंक है 61। लेकिन इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की जूनियर रैंकिंग में हिमांशी टोकस पहले नंबर पर है। इंडियन जूडो खिलाड़ी, दिल्ली से आती है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन पूरे वर्ल्ड में जूडो को गवर्न करने वाली एकमात्र संस्था है। 1951 में इसकी स्थापना की गई, हंगरी के बुडापेस्ट में इसका हेडक्वार्टर है। रोमानिया के मॉरियस विजर इसके डायरेक्टर या प्रेसिडेंट के पद पर हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहां स्थित है? इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड। और यह देखने को मिलता है अंडमान निकोबार आइलैंड पर। अभी यहां पर एक दिन में 2 बार विस्फोट हुआ है इस ज्वालामुखी में। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो अंडमान निकोबार द्वीप पर यह देखने को मिलता है। इसका नाम बैरन इसलिए क्योंकि एक वीरान द्वीप है, वीरान से वीरान और ये बन गया बैरन। 2017 में इसके पहले इस वोल्केनो में विस्फोट हुआ था। बैरन आइलैंड वोल्केनो है, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, अंडमान सी में अंडमान निकोबार पर देखने को मिलता है। अंडमान आइलैंड का हिस्सा है और ये पूरा आइलैंड ऑलमोस्ट 8.34 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बैरन आइलैंड एकमात्र एक्टिव वोल्केनो अंडमान निकोबार में है जिसमें अभी विस्फोट हुआ। वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी अपीली अधिकरण का औपचारिक शुभारंभ कहां किया गया? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल का औपचारिक रूप से इनॉग्रेशन किया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अच्छा, यह काम क्या करेगा ट्रिब्यूनल? भारत में जीएसटी से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट है उनको फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जल्दी सॉल्व करना इस ट्रिब्यूनल का काम होगा। ये एक स्टेचुरी बॉडी है। 2017 का जो एक्ट था उसके आधार पर इसको 2017 में बन जाना चाहिए था जब जीएसटी को लागू किया गया था देश में, लेकिन कुछ हर्डल्स के कारण अब फाइनली इसे तैयार किया गया है और दिल्ली में इसकी मेन ब्रांच अब खोली जाएगी। तो जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल का फॉर्मल इनॉग्रेशन किया गया कहां पर? नई दिल्ली में। दिल्ली में मेन ब्रांच होगी। 31 बेंच इसकी अलग अलग सिटीज में बनाई जाएगी। ट्रिब्यूनल अपनी हियरिंग इसी साल शुरू करेगा, दिसंबर 2025 में। जैसे ही अपनी हियरिंग शुरू करेगा ऑलमोस्ट 4 लाख से ज्यादा पेंडिंग केसेस इसके पास आ जाएंगे शुरू होते से। स्टेचुरी बॉडी है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के तहत इसे बनाया गया है ताकि जीएसटी से संबंधित डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके। पूरे देश में जितनी भी बेंचेस बनेगी 116 से ज्यादा मेंबर्स होंगे, 32 बेंचेस बनेगी और ये 45 अलग अलग लोकेशन पर इंडिया में होगी। जो दिल्ली में ट्रिब्यूनल होगा, जो मुख्यालय, वहां पर एक प्रेसिडेंट होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होंगे और 2 टेक्निकल मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे। जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल, इसका शुभारंभ किया गया कहां पर? दिल्ली में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत में वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत में वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। यह भारत के दूसरे सीडीएस है। ये जो पद है ना सीडीएस का, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। सीडीएस तीनों सेनाओं में सर्वोच्च पद के रूप में देखा जाता है। वैसे तो प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन तीनों सेनाओं में सर्वोच्च पद 4 स्टार का होता है सीडीएस का। 2019 में यह बना था। पहले सीडीएस इंडिया में बने थे विपिन रावत, है ना, विपिन रावत। यहां पर चलिए इमेज नहीं है इनकी, जनरल विपिन रावत, लेकिन इनका निधन हो गया था 2022 में विपिन रावत का। तो पहले सीडीएस थे, उसके बाद 2022 में सीडीएस बने जनरल अनिल चौहान, दूसरे सीडीएस। इनका कार्यकाल अभी 2025 में खत्म हो रहा था, लेकिन इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है 30 मई 2026 तक के लिए। तो अब कंटिन्यू करेंगे अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में। सीडीएस इंडियन आर्म्ड फोर्स का सबसे सीनियर पद होता है। पोस्ट 2019 में बना था।
आर्मी, नेवी, एयर और एयर फोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए यह पद बनाया गया था। ठीक है, 4 स्टार जनरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का परमानेंट चेयरमैन होता है और यह डायरेक्ट रिपोर्ट करता है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उनको, सीडीएस। लद्दाख को 6th अनुसूची में शामिल करने के लिए विरोध किए जा रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल किससे संबंधित है? आपको पता है अभी लद्दाख में वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी डिमांड थी कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए और स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। तो उसके लिए जो प्रदर्शन हो रहा था वो अभी वॉयलेंट हो गया था, हिंसात्मक रूप उसने ले लिया था, वॉयलेंस बढ़ गया था, जिसके कारण अभी ये मुद्दा सुर्खियों में है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल जो है गवर्नेंस इन ट्राइबल एरिया की बात करता है। एक्चुअल में देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल जो है 4 राज्यों को स्पेशल पावर और ऑटोनॉमस गवर्नेंस प्रदान करता है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं 6th शेड्यूल में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जहां पर जनजाति जनसंख्या ज्यादा होती है ना, उनको 6th शेड्यूल में शामिल किया जा सकता है। उससे होता यह है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर 6th शेड्यूल लागू है, फॉर एग्जांपल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहां पर एक ट्रिब्यूनल काउंसिल बनाई जाती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। लोकल सारे डिसीजन ये काउंसिल लेती है, इसे कानून बनाने का भी अधिकार होता है। लैंड, फॉरेस्ट, लोकल टैक्सेस, रिसोर्सेस के मैनेजमेंट पर कानून भी बना सकती है। तो काफी सारे पावर मिल जाते हैं जनजाति क्षेत्रों को। इसीलिए 6th शेड्यूल में अब लद्दाख में भी सबसे ज्यादा हमें जनजाति देखने को मिलती है। लद्दाख में जनजाति जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। और स्टेटहुड का दर्जा जो कि 2019 में चला गया था उनका, क्योंकि 2019 तक लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था और 2019 तक वहां पर स्टेटहुड था। लेकिन 2019 में आपको पता है 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब से लद्दाख के पास विधानसभा नहीं है, लद्दाख पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो लद्दाख चाहता है कि वापस उनको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और 6th शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए। इसीलिए अभी जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें हिंसक हो गया प्रदर्शन, 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो आई होप 6th शेड्यूल भी आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। विश्व पर्यटन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल मनाया जाता है 27 सितंबर को। पूरे वर्ल्ड में टूरिज्म को प्रमोट करना और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, यह देशों को, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। 27 सितंबर को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में इसकी शुरुआत की थी। तब से यह हर साल 27 सितंबर को मनाया जा रहा है। 2025 में टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। लास्ट क्वेश्चन, भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इंडिया ने हाल ही में रेल आधारित लॉन्चर से सफलतापूर्वक ट्रायल किया है अग्नि प्राइम मिसाइल का। आपको पता है रेलवे से, मतलब मोबाइल, एक मोबाइल लॉन्चर समझिए आप, रेल कहीं भी जा सकती है, तो जो लॉन्चर है मोबाइल लॉन्चर है, कहीं भी जा सकता है और कहीं से भी अब हम हमारी मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे। अभी तक इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कुछ ही देश हैं, जैसे अगर हम देखें तो रशिया, यूएसए, चाइना, नॉर्थ कोरिया, केवल इनके पास ही अभी तक मोबाइल लॉन्चर टेक्नोलॉजी थी कि रेलवे से भी ये मिसाइल लॉन्च कर सकते थे। अब इंडिया भी इन्हीं देशों की कैटेगरी में आ गया है, दुनिया के कुछ देशों की कैटेगरी में, जिसके पास रेलवे मोबाइल लॉन्चर फैसिलिटी है मिसाइल को लॉन्च करने की। तो इंडियन जो डीआरडीओ है उसने अभी टेस्ट किया है अग्नि प्राइम मिसाइल का रेलवे आधारित लॉन्चर से, मोबाइल लॉन्चर से। आपको पता है अग्नि प्राइम जो है ना, वो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है इसके द्वारा। तो रिसेंटली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो कि ओडिशा में है, चांदीपुर फायरिंग रेंज, वहां पर इसका परीक्षण डीआरडीओ ने किया। अग्नि प्राइम की बात कर लेते हैं। ये मिसाइल कैसी है? सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल।
डीआरडीओ ने ही इसे डेवलप किया है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिस मिसाइल का हमने रेलवे आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया वो कौन सी है, तो यह है अग्नि प्राइम। डन। तो यहां पर हमने 22 से लेकर 28 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन समझा। आई होप आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को, सेल का फायदा उठाइए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।